आज का लेक्चर अटेंड कैसे करना है वो समझ लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने ब्रीफ नोट्स बनाए थे, आज भी वही काम करेंगे हम, ठीक है। ब्रीफ नोट्स साथ साथ बनाते रहना। अगर सारी बातें नहीं भी लिख पाए तो तुम्हें बुक नहीं बनानी है, नोट्स बनाने हैं। तो मेन बात जो समझ आए उसको लिख लेना। समझ आ रही है? और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो सारे के सारे सॉल्व करने और छोटी मोटी डेरिवेशंस भी साथ में। क्लियर हुई? चलो, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहली कि अगर हम बात कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन की, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे 2 डायमेंशंस की। तो हम बात मेनली अभी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। थोड़ा सा 3D के बारे में भी बता दूंगा मैं, बट मोस्टली 2 डायमेंशनल मोशन। अगर कभी भी, ओए लाइट बंद करो, अगर कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, छोटी छोटी सी बातें हैं, याद रखनी है। अगर कभी भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, देन ये कंडीशन होती है स्पीड अप की एट द सेम टाइम 1 डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे एक्सेलरेशन 0 ही तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, बट जाएगा स्ट्रेट लाइन में। जब जब एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, अगर ऑपोजिट में हुई तो ये रही वेलोसिटी, ये रही एक्सेलरेशन, तो इसे एक्सेलरेशन बोलेंगे नहीं, ये रिटार्डेशन होगी। ये क्या करेगा? स्पीड को कम करेगा। तो ये केस होगा डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। बट स्टिल दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। तो आज के बाद कभी भी हमें डिस्क्राइब करना हो 1 डायमेंशनल मोशन को, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो पार्टिकल इधर चल रहा है और एक्सेलरेशन किसी भी और एंगल पे 0 और 180 को छोड़ के, ये है 0 डिग्री वाला केस जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये है 180 डिग्री वाला केस विच इज पाई। इसके अलावा किसी भी एंगल पे हो सकती है एक्सेलरेशन, लेट अस से किसी भी थीटा एंगल पे, तो बता सकते हो एक्सेलरेशन। वैसे थोड़ा सा वेक्टर याद है, एक्सेलरेशन का यहां क्या आता है? a cos थीटा, और यहां क्या आएगा? a sin थीटा। बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से समझना, ये जो ये जो a cos थीटा है, ये तो सेम डायरेक्शन में है ना, और सेम डायरेक्शन में क्या करता है? एक्सेलरेट कराएगा। मतलब ये कारण होगा इसके स्पीड अप में। ये क्या करेगा? नहीं, डिसेलरेट तो पीछे से कराता ना बेटा, अगर पीछे होता तो। कभी भी अगर एक्सेलरेशन 90 डिग्री में है तो उसका पाथ चेंज करने में हेल्प करेगी। मतलब ये पार्टिकल जाएगा पता कहां? आगे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ रही है और एक कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन है, तो ये आगे जाएगा या नीचे? मतलब किसी रिजल्टेंट की तरफ जा रहा होगा, इस तरीके से यहां गिर जाएगा पार्टिकल। ये तो 1 डायमेंशन नहीं था। 1 डायमेंशन तो स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यही है मोशन इन अ प्लेन। हम 3 डायमेंशन में भी नहीं गए बाय द वे, अभी एक प्लेन पे है। तो थीटा एनी एंगल अदर देन 0 एंड पाई, इसको छोड़ के किसी भी एंगल पे अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हुई, देन द केस इज मोशन इन अ प्लेन। याद रहेगी ये बात? ठीक है, बढ़िया। इसके अब हम स्पेशल केसेस करने वाले हैं। मेनली जो हमारे पास है वो ये होंगे। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा, इससे पहले हम वेक्टर भी आज कर रहे होंगे, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा मैं उसके बारे में। और दूसरा अपने पास है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं। ट्राई करेंगे अगर हम 2 आवर में कर पाए तो रिलेटिव मोशन भी थोड़ा सा करेंगे, वरना अभी इस लेक्चर में अवॉइड करेंगे उसे। सबसे पहली हेडिंग अपने पास आती है प्रोजेक्टाइल मोशन। या प्रोजेक्टाइल मोशन से भी पहले एक चीज कर लेते हैं, वेक्टर। क्या पता है किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता? पहले आता है उसका मैग्नीट्यूड और फिर ए कैप। किसी भी वेक्टर को आज के बाद हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। इसका एक और भी नाम होता था, ये ए कैप बनेगा। वी कॉल दिस यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सही। तो आज के बाद अगर कोई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या कोई न्यू फॉर्मूला आएगा? यहीं से ही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए कैप इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। याद रहेगी बात? अगर कभी भी पूछा जाए किसी यूनिट वेक्टर के बारे में, दिस इज द केस। अगर हम मान लो एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं,
और मैं हूं इस पॉइंट पे 1 0 या 1 माइनस या 1 3 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 चलना है x की तरफ और 3 चलना है y की तरफ। ये तो इसमें तो कोई वेक्टर नहीं आया, हमें तो वेक्टर में लिखनी है सारी की सारी चीजें। तो क्या तरीका बताया गया था? x एक्सिस के लिए क्या यूज करते थे? 1 i कैप और y के लिए अब देखो, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रही इसकी डायरेक्शन, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रही इसकी डायरेक्शन। क्या ये दोनों प्लस होके 4ij हो सकता है? नहीं, आपस में कुछ लेना देना नहीं है इनके। समझ आ रही थोड़ी थोड़ी बात? इसे ये जो चीज हमारे पास आई है, वी कॉल दिस आर वेक्टर। इसका भी एक नाम होता है पोजीशन वेक्टर। क्यों इसका नाम पोजीशन वेक्टर है? क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये एरो क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है एरो। तो यहीं से हमें दूसरी बात पता लगती है कि हम वेक्टर को एक एरो से भी दिखा सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाएगा और जो इसकी लेंथ है, ये दो चीजें अपने काम की। ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, ये हमारे पास ये जो इसकी लेंथ है, इस नोटेशन में ऐसे शो करते हैं मैग्नीट्यूड को, यहां पे लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड को। जितना बड़ा मैं एरो बनाऊंगा उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर होगा। और ये थीटा क्या बताता है? दिस टेल्स अस डायरेक्शन। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ, मैं एक्स एक्सिस भी नहीं बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है वो ये थीटा होगा, और ये हमें डायरेक्शन बताने वाला है। ये हो गया अपने पास पोजीशन वेक्टर। अगर मैं तुम्हें कहता जरा लिख के दिखाओ 1 - 1 2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पहले वाला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई, तीसरा जेड। आज के बाद एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? आई कैप, और तीसरा +2k कैप। समझ आ रही है? साथ साथ थोड़ा पेन भी चलाओगे तो दिमाग भी एक्टिव रहेगा। समझ आ रही है? अगर मान लो मैं तुमसे पूछता, ये है पोजीशन वेक्टर बाय द वे, अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है तो क्या बताओगे? या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ लिया। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, एक और भी पढ़ी है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर मैं तुम लोगों को कहता कि एक पार्टिकल गया है 1 0 - 1 से 2 2 2 पे, जरा बताना इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? ऐसे तो नहीं बता सकते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले इसको वेक्टर में बदलो, इसको भी वेक्टर में बदलो, करो। अब ये भी सिखाया, इसको लिखना आर इनिशियल पहले वाले को, और दूसरे वाले को आर फाइनल। जल्दी से साथ साथ करनी है ये चीजें। 1 0 - 1 और यहां पे 2 2 2, रफ में करके देखो जल्दी से। और फाइनल लिखना 2i कैप 2j कैप 2k कैप। देखना यही बन रहा है इनिशियल और फाइनल, सभी का यही बन रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। कितना लिखा है माइनस करने के बाद? 2 - 1 उसके बाद यहां पे माइनस है लेकिन बीच में भी माइनस आएगा तो 3k कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आज हम सिंबल भी सीख गए, विच इज दिस वन। वर्क पावर एनर्जी जब हमने चैप्टर किया था उसमें इसका यूज भी आया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ना। तो आज के बाद याद रखो, हमने दो चीजें पढ़ ली। एक होता है पोजीशन वेक्टर, कभी भी अगर किसी पॉइंट को स्पेस में लिखना हो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर तो ऐसे लिखा जाता है आर वेक्टर इक्वल टू ai कैप bj कैप ck। और अगर कभी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो तो उसका जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आज के बाद तुम्हें ये जो गिवन पॉइंट्स होते हैं इससे वेक्टर बनाना आना चाहिए। बस सिंपल क्या करना होता है? आई कैप जे कैप लगाना होता है साथ में। वही रख दे फोन को, मेरे को मीडिया जैसा फील होता है फिर। हाँ, सामने एबीपी न्यूज खड़ी हुई है। चलो हो गए। और समझ आई ये चीज? अगर कभी भी हमें कोई भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो क्या हम आज के बाद उसको वेक्टर में बदल पाएंगे? ठीक है, तीसरी चीज पे चलते हैं, विच इज मैग्नीट्यूड। अगर मान लो अभी अभी जैसा हमने किया कि 1,3 का मतलब क्या होता है? 1 x एक्सिस में और 3
अगर मैं पूछता जरा इसका मैग्नीट्यूड बताना, इसका वेक्टर का, वेक्टर तो ये होता है ना, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता। कितना आएगा? रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली मतलब हमने किया क्या, 1 आई कैप, इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप। जब हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे थे तो हमने लिखा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्यों ना इसका एक जनरल फॉर्मूला ही बना ले, जो भी आई कैप के साथ लिखा उसका स्क्वायर, जो जे कैप के साथ लिखा उसका स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इन जनरल तुमसे पूछ लूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप, बताना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना है जो वेक्टर वाला पार्ट है मैं नहीं सोच के आया था कि आज कराना है, तो मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट कराऊंगा। मेनली हमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन करना है। क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा अगर यहां पे साथ में सी के कैप होता तो साथ में आ जाता प्लस में सी स्क्वायर। और अगर मैं पूछता जरा यूनिट वेक्टर बताओ तो क्या बताते? हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मतलब ये रहा वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दीज आर द थिंग्स। तो जितनी भी चीजों पर बॉक्स बन रहा है मतलब वो इंपॉर्टेंट चीजें, समझ आ रही है? हमने आज वेक्टर को लिखना सीख लिया, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, एंड द थर्ड थिंग उसका यूनिट वेक्टर भी नहीं सीख लिया हमने। ठीक है, बाय द वे यूनिट वेक्टर पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आज के बाद अगर मान लो कभी भी ऐसे लिखा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मेरे को पहले यह बताओ कि फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? एक लगेगा अगर गलत बोले तो। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जी कांस्टेंट है, m1 m2 मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिवाइड में पड़ा है डिस्टेंस का स्क्वायर, सारा कुछ स्केलर है, लेकिन यहां तो वेक्टर पड़ा है। अगर यहां वेक्टर है तो यहां भी वेक्टर होना चाहिए। कैसे बनाए इस चीज को वेक्टर? कभी भी किसी स्केलर चीज को, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हमें वेक्टर बनाना है तो बस साथ में क्या लगा दो? यूनिट वेक्टर। याद रखना, जैसे यहां पे किया था ना अभी फर्स्ट जो नोटेशन सिखाई है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए क्या शो करते हैं? यूनिट वेक्टर। ये पक्का किसी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, समझ आ रही है? तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां हो? अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। बेटे ये बात ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। ये चीज मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का कितना होता है? 1। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो तुम्हारे पास ना कभी ऐसा कुछ सॉल्व करने के लिए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ये कैसे निकालोगे? ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ गया, ये क्वेश्चन हमें करना पूछा गया है। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दोनों मैग्नीट्यूड है, सॉरी दोनों यूनिट वेक्टर हैं जिसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर तो ये 2 नहीं आएगा, वही बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। ए कैप का मैग्नीट्यूड प्लस में बी कैप का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, विच इज टू गलत, कंप्लीटली रॉन्ग है ये। समझ आ रही है? इसको कैसे करते हैं 1 मिनट में बताता हूं, बस एक छोटी सी चीज और करते हैं। अगर कभी भी हमारे पास 2 वेक्टर हो तो उन वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका होता है? वेक्टर एडिशन, जिसमें मैंने तरीका एक बताया था, सबसे पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या करते थे ट्राइंगल लॉ में? अगर एक ये वेक्टर पड़ा हुआ है, एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या करते थे इसके लिए? सबसे पहले इस बी वेक्टर को उठाओ, इसकी टेल और इसका हेड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। याद आ रहा कुछ? और अगर मैं अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर दूं, ये क्या चीज है? दिस इज रिजल्टेंट विच इज ए प्लस बी। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर मान लो ये ऐसे पड़े होते वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर यहां कहीं पड़ा, अब क्या करते? कैसे निकालते? रिजल्टेंट वेक्टर, एक का टेल एक की हेड होनी चाहिए, याद रखना।
अब कैसे करें, फिर से शिफ्टिंग ही करनी है। अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं, यहां रख दो, रख दिया हमने। ये लेटर से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। कहां है रिजल्टेंट? बीच में। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दिस इज रिजल्टेंट विच इज ए प्लस बी। मैं 2 मिनट में इसका प्रूफ कराता हूं, बट तुम लोगों को पता है इस रिजल्टेंट का आंसर कितना आता है? कराऊंगा अभी प्रूफ। तो क्या होता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल सही बात। ये रिजल्टेंट को अभी मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, यही आंसर आने वाला है। बाय द वे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, सेम ही आंसर। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, तुम्हें नहीं लग रहा ये चीज और ये चीज कुछ सेम सेम सी है ना? इसको सॉल्व करके देखें। जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन था ए कैप प्लस बी कैप, ये भी तो ऐसे ही लग रहा है। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश हो रही है, 2 वेक्टर को जोड़ने की कोशिश हो रही है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। रूट में ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बाय द वे यहीं पे मेरे को एक और चीज बतानी है, ये क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर। और ये क्या? ये क्या? नहीं, ए स्क्वायर तो ये वेक्टर है या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना था हमें। ये जो मैंने ए और बी यहां पे लिखे हुए ना, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब यहां भी तो फिर मैग्नीट्यूड आने चाहिए थे सेम लॉजिक से। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड आएगा यहां पे। कितना होता है ए कैप का मैग्नीट्यूड? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। दैट मींस मुझे यहां पे लिखना चाहिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू। समझ आया? अब तो कितना आसान सा हो गया। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था ये वाला। रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 2 प्लस में 2 cos थीटा। क्या इसे लिख दूं 4 cos थीटा? नहीं लिख सकते ना, उसके साथ cos थीटा आ गया तो 2 कॉमन ले लो। 1 प्लस cos थीटा। वैसे हमें 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला भी पता है। ये कौन सा लॉन्च करा तुमने साइन थीटा वाला? कुछ भी कोई लिख रहा है इस शीट, इस स्लाइड से कुछ? ये क्वेश्चन बढ़िया है ये। बाय द वे मैं यहीं कहीं लिख देता हूं फिर। ये 1 प्लस cos थीटा का आज के बाद फॉर्मूला याद रखना, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। इस 2 से 2 नहीं कट सकता। अगर 1 माइनस cos थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय। हमारे को कौन सी जरूरत है? पहले वाले की। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। खुद से करके देख लेना अब आराम से बैठ के, आंसर आ जाएगा फाइनल 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2। सब कुछ स्क्वायर रूट वगैरह सब कट करने के बाद ऐसा आंसर बनना चाहिए। फिर से बता रहा हूं बार बार, इस 2 से 2 नहीं कट सकता, वो एंगल वाला 2। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ है जो एग्जाम में आ जाता है, तो हम इसको जरूर करेंगे। ठीक है, जो क्लास के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रूव ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो उसको हम जरूर देखेंगे। समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक बिल्कुल ही छोटा सा प्रूफ है 2 लाइन का, तो ध्यान से समझ लेंगे बेटे इसे। ठीक है, अभी अभी हमने पिछले वाले में क्या किया था, इसका रूल क्या था? एक की टेल और दूसरे का हेड, तो टेल हेड भी बोल सकते थे हम इसको। ठीक है, इसमें देखो क्या करना। अगर हमारे पास एक ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, इस वाले में पता क्या करते हैं, अगर इनके बीच में एंगल है थीटा, हम बी को यहां शिफ्ट करेंगे जैसे अभी किया था, बिल्कुल सेम। बी को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, लो कर दिया। लेकिन क्या हम ए को नहीं शिफ्ट कर सकते थे ऊपर? बिल्कुल इक्वली वैलिड है। किसने कहा कि सिर्फ बी को ही शिफ्ट करना है? हमें तो टेल से हेड को ज्वाइन करना है। हम बी को बिना इसको रोटेट करे यहां शिफ्ट करना है, एंगल ना चेंज हो बस। और ए को भी तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कैसी शेप लग रही है? पैरेललोग्राम। तो ये ए ही है, ये बी ही। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, और ये क्या होता है? दिस इज रिजल्टेंट। ये जो इसका डायगोनल है
वो इसका रिजल्टेंट है। बस इतनी सी बात है पैरेललोग्राम में। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं बेटे इसे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमने किया क्या, ए और बी दो वेक्टर्स थे, मैंने ए को ऊपर शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, मैंने बी को यहां शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, और बीच में डायगोनल बना दिया। पिछले वाले में देखोगे तो पिछले में भी ऐसा ही था, बी को इधर शिफ्ट करके ये जो डायगोनल जैसी चीज थी ये तो था रिजल्टेंट। इस बार भी वही। समझ आ रही है चीज? ठीक है। अगर हमारे पास ये बी है तो कोई बता सकता है ये क्या है, ताकि हम रिजल्टेंट निकाल दें किसी तरीके से। इसके कुछ नेम दे रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर एस। तो बताओ ये जो बेस है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। तो कौन सी रेशो लगाएं ट्रिग्नोमेट्री की? ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है बी है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स निकालते हैं पहले। बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन मिलाता है? बट ट्रिग्नोमेट्री में भी हाथ टाइट है क्या? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक्स कितना आ गया? बी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या यूज करें? साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वाई कितना आ गया? बी साइन थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू पता लग गई, वाई की भी वैल्यू पता लग गई। अब बताना ये बड़े वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो? फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, एट द एंड ऑफ द डे हमें आर निकालना था। ये तो हमें जरूरत थी वैसे ही, हमें तो आर निकालना। आर के लिए बड़े वाले ट्राइंगल की जरूरत पड़ी, पी क्यू आर की। हाइपोटेन्यूज कितनी है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे? पाइथागोरस थ्योरम। बेस कितनी है बताना देख के? ए प्लस बी कॉस थीटा। शाबाश। और परपेंडिकुलर कितनी है? वाई विच इज बी साइन थीटा का। बस अब तो सिंप्लीफाई करना है। वैसे तुम लोगों ने एक बात मुझसे नहीं पूछी जो कि छोटी सी है लेकिन पूछ सकते थे। अगर ये ए वेक्टर लिखा है, ये बी वेक्टर लिखा है, तो यहां बी क्यों आया? वेक्टर कहां गया उसका? क्योंकि हम बात किस चीज की कर रहे हैं यहां पे? यहां तो साइड की बात करें ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की। तो ये साइड है, साइड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर थोड़ी होती है। दैट इज वाई, इसीलिए यहां पे मैग्नीट्यूड्स दिख रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यह आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ईमानदारी से बताओगे प्रूफ मुश्किल लग रहा है या इजी है? पहले वाले में से हमने एक्स और वाई निकाला, दूसरे में पाइथागोरस थ्योरम। बस अब तो सिंप्लीफिकेशन है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसमें? सेकंड और फोर्थ टर्म में बी स्क्वायर कॉमन, और बचेगा क्या ब्रैकेट में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो यहां पे आर हमारे पास आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही नहीं किया था अभी, है ना? रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही तो किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट इज द फॉर्मूला। कंफ्यूजन? जरा मुझे बताना ये रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा? tan अल्फा। अगर मुझे पूछ लिया जाए इसी डायग्राम में कि tan अल्फा भी निकाल के दिखा दो, बड़े वाला ट्राइंगल फिर से पी क्यू आर, तो क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितनी है? b साइन थीटा, और बेस कितनी दिख रही है? a प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान रखना बेटे ये भी फॉर्मूला। इसके कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, आगे भी कितने सारे चैप्टर में हमने यूज किया है। बट इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हम देख लेते हैं। अगर मान लो, यही से बता देना, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे? इस फॉर्मूला से या सिंपल ऐड? वैसे तो इस फॉर्मूला को भी लगा के देखोगे, सिंपल सेम ही आएगा, सिंपल ऐड कर दो। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये 10 है ये 20 है तो आंसर आएगा किधर की डायरेक्शन में? 20 वाले की तरफ। और अगर दोनों 10 10 है तो 0 हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री पे है तो
मतलब मैं एक बॉडी पे एक फोर्स यहां लगा रहा हूं 10 का, एक फोर्स यहां लगा रहा हूं 10 का, दोनों है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट की तरफ जाएगा कहीं बीच में, और 10 का यहां से निकाल सकते हैं, है ना। थीटा की जगह कितना लिखोगे इस केस में, और अगर 60 डिग्री होता तो 60 रख देते। समझ आया? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ था वेक्टर एडिशन का। मान लो हमसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी पूछ ली गई, फिर क्या करें? सेम सिचुएशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पूछ ली गई। हमें कुछ न्यू सीखने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम भी यही बात बताई थी मैंने तुम लोगों को। अगर मान लो मेरे से पूछा गया है कभी भी a माइनस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी? बताया था ना ये ट्रिक लास्ट टाइम भी। अगर मान लो हमारे पास ये रहा a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो क्या तुम लोग बता सकते हो अगर b यहां पे है तो माइनस b कहां होगा? इसको उल्टा कर दो। माइनस का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन को फ्लिप कर दो, मतलब ये रहा, उल्टा कर दिया हमने इसे। फिर से वही तरीका। अब हमें कुछ न्यू नहीं करना, ये माइनस बी तो है, हम अपने दिमाग में रखेंगे, लेकिन फिर से वही रिजल्टेंट निकालने का तरीका। कैसे यूज करते थे इस ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को? हेड को टेल से ज्वाइन कर दो। इस बार किसका हेड किसकी टेल से ज्वाइन करो? ये माइनस बी को शिफ्ट करना उसका काम नहीं है, हमने उसको फ्लिप कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। इसको शिफ्ट कर दो इधर की डायरेक्शन में, कर देते हैं। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? कहां है रिजल्टेंट? स्टार्टिंग से किसको ज्वाइन करते हैं? स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को, विच इज दिस वन। ये है रिजल्टेंट, इसको P नाम दे रहा हूं मैं। हियर P इज A माइनस बी दिस टाइम। अगर तुम ध्यान से सोच पा रहे हो तो किया मैंने वेक्टर एडिशन ही है, है ना। ये तो वेक्टर एडिशन का तरीका था ना कि शिफ्ट कर दो वेक्टर्स को। कैसे मैं यूज कर पाया वेक्टर एडिशन को? क्या ट्रिक मैंने यूज की कि मैंने a माइनस बी तो सोचा ही नहीं, उसको क्या सोच लिया? a प्लस माइनस बी। तो एक वेक्टर को बस फ्लिप करके लगा दिया मैंने, वेक्टर एडिशन ही। ये आ गया। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो? 180 माइनस थीटा। क्या आता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला? अभी बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए बी। मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मुझे p वेक्टर लिखना हो तो क्या करें? पूरी कैलकुलेशन दोबारा करें क्या? क्या करें फिर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं किया इसके मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे कैसे ही रहे, तो फिर क्या चेंज आएगा? बस कॉस थीटा नहीं आएगा इस बार, 180 माइनस थीटा आएगा। ठीक है। ए आर का मतलब होता है a प्लस बी। दो वेक्टर को प्लस करना हो तो ये आंसर आएगा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये आंसर आएगा। वैसे किसी को पता है cos 180 माइनस थीटा? 4-5 सेशन लिए थे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री पे। कोई बात नहीं, माइनस कॉस थीटा। बस सिंपल याद रख लो। एडिशन वाले का फॉर्मूला है प्लस 2ab कॉस थीटा, सब्ट्रैक्शन वाले का फॉर्मूला है माइनस 2ab कॉस थीटा। मैं एक ही डायग्राम से इन दोनों को समराइज कर देता हूं। कुछ इस तरीके से, अगर हमें यह दे रखा है a वेक्टर और ये b वेक्टर, सिर्फ डायग्राम का यूज करके हमें शो करना है, सिर्फ डायग्राम का यूज करना और बताना है कहां आएगा r और p। पहले बताओ ये b को क्या करें? शिफ्ट करें। r के लिए तो b को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये रहा। और रिजल्टेंट कहां है? अब ये बीच में होगा। अगर ये b है तो ये r है, विच इज a प्लस बी। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बट तुम समझ गए ना, मैं यहीं से बनाना चाह रहा था। अगर मुझे a माइनस बी p दिखाना है इसमें, तो पहले तो b को उल्टा करो, इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे? इस b को इस बार शिफ्ट करो इधर के डायरेक्शन में, कर दिया हमने शिफ्ट। अब
कहां है P? यहां होना चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग में, ये रहा विच इज A प्लस माइनस B। समझ आया बेटे? वही चीज समराइज की है जो अभी अभी की थी। अगर इसी सेम चीज को हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से नहीं करना, हमें पैरेललोग्राम लॉ से करना है, क्या करें? कोई फर्क इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं, बस A को भी यहां शिफ्ट कर दो। ये लो A को भी कर देते हैं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा डायग्राम। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस यहां पैरेललोग्राम बन गए दो। समझ आया? रिजल्ट आंसर सेम ही आते हैं, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है बेटे यहां तक? ठीक है। इसके बाद वैसे उतनी ज्यादा हमें जरूरत तो नहीं है इस चैप्टर में, बट मैं डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा बता देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे हम आगे किसी चैप्टर के साथ, ठीक है? अभी ज्यादा काम के नहीं है, इसलिए बस डॉट प्रोडक्ट में इतनी सी बात याद रख लो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बस सिर्फ इतनी बात अगर हम याद रख लें कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये रहा A, एक वेक्टर ये रहा B, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना कब पॉसिबल है बेटे? बताई गई थी ये बात। अगर कभी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, जो आज तक हम मल्टीप्लीकेशन देखते थे, वो तभी पॉसिबल है व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर इन दी सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन सेम कैसे लेके आए? ये B है तो इसको यहां कितना ले आओ? B का यहां आ जाएगा B cos थीटा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं A इंटू B cos थीटा, और इसी चीज को डिफाइन क्या करते हैं हम? A डॉट B। इतनी सी बात मेरे को बतानी थी, समझ आ रही है? अच्छा, मैं ये बार बार बता रहा हूं कि B cos थीटा B sin थीटा, याद है ना? क्या बोलते थे इसको? कंपोनेंट में ब्रेक करना या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है, ये A है, तो A का यहां कितना आ जाएगा? कैसे पता लगता है कहां cos कहां sin? जिस साइड एंगल होगा उस साइड क्या आता है? cos, और दूसरी साइड अगर मैं इन दोनों का दोबारा रिजल्टेंट निकाल दूं तो आंसर पता कितना आएगा? A। नहीं समझ आया? अगर ये A cos थीटा और ये A sin थीटा, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल दूं, रिजल्टेंट मतलब ये जो इतनी देर से कर रहे हैं, अगर मैं ये करूं तो आंसर घूम फिर के कितना आ जाएगा? A। समझ आ रहा है? तो मैं A को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, दो पार्ट्स को दोबारा A में लेके जा सकता हूं। आई होप समझ आ रहा हो। हमारे काम की इससे ज्यादा चीज है कि अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है? A B cos थीटा, मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड cos। I किसको शो करता है? और दूसरा I दोनों एक्स एक्सिस को, तो दोनों पैरेलल हो गए, एंगल कितना आया? 0। I कैप का मैग्नीट्यूड दूसरे I कैप का, और cos 0, तो I कैप डॉट I कैप 1 होता है। लेकिन सेम क्वेश्चन में पूछता अगर I डॉट J क्या होता है? कारण 90 डिग्री एंगल है और cos 90 0 होता है। तो सेम वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 और डिफरेंट वाले का 0। ध्यान रखेंगे बेटे इस चीज को। इसी के साथ ये भी ध्यान रखो, अगर मान लो कभी भी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो तो आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला लगाते हैं, ए मतलब मैग्नीट्यूड और cos थीटा। थीटा कितना? अगर ए वेक्टर, ए कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर अगर इधर की डायरेक्शन में है तो दूसरा ए कहां है? वो भी इधर ही होगा, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? तो ये तो बन गया a इंटू ए, ए इंटू ए। बायो कहना बेटे, शाबाश, तुम जैसे डॉक्टर चाहिए हमें, पेशेंट ही ना गिन पाए। चलो अच्छा, आज के बाद ये बात ध्यान रहेगी, अगर कभी भी हम किसी वेक्टर का स्क्वायर कर दें तो उसका मतलब क्या होता है? कि वो उसके स्केलर का स्क्वायर हो रहा है। दोनों सेम बात। तो मैंने एक चीज बताई थी, इसमें हाफ एम वी स्क्वायर में ये v क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड? वेलोसिटी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है। ये वेक्टर है, ये स्केलर, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे ही मैंने स्क्वायर करा ना तो वो क्या बन गया? स्केलर, मैग्नीट्यूड बन गया उसका। समझ आ रही है? पक्की बात है, यहां तक सारा क्लियर है? एंड वी आर डन विद वेक्टर्स। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। जितनी भी मेरे को मेन चीज बतानी थी वेक्टर के बारे में जो अभी हमारे यूज होगी, वो सारी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रोजेक्टाइल मोशन।
कोई है जिसे ब्रेक चाहिए अभी? अच्छा, मेरे को अभी आवाज आई थी ना। घर चला जाइयो बेटे और वापस ना आइयो। प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कब ऐसा हो सकता है कि हम मोशन इन अ प्लेन की बात करें। कौन सा केस है? नहीं, अभी जो डेफिनेशन बताई थी, अगर कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप मतलब स्ट्रेट लाइन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रिटार्डेशन की बात हो रही है, और साथ ही साथ है अभी भी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन नीचे तो रिजल्टेंट मतलब कुछ कर्व्ड पाथ हो जाएगा उसका। ग्रेविटी में भी तो ऐसे ही होता है। मैं अगर अपने पेन को आगे की तरफ फेंकूं तो वो ऐसे क्यों गिरता है? ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, मैंने वेलोसिटी आगे दी है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, कुछ ऐसे रिजल्टेंट की तरफ इधर की तरफ चला जाता है पेन। समझा? वही हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहला केस जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसमें हम ग्रेविटी की बात करेंगे। दूसरा आएगा सर्कुलर मोशन, जिसमें ग्रेविटी की बात नहीं होगी, कोई भी एक्सेलरेशन की बात होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ध्यान रखेंगे यहां पे एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। अगर मान लेते हैं कभी भी, छोटी सी एक ही डेरिवेशन है, देखो सीबीएसई के सिलेबस में साथ साथ करोगे तो तुम्हारा भी कवर हो जाएगा, अभी कभी निपट जाएगी फिर ये। अगर मान लो एक यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंका है, जितनी बातें बेटे बताई जाएंगी उसको एकदम ध्यान से दिमाग में उतार लेना, आगे कई चैप्टर में यूज आ जाएगा। क्योंकि इसका फिर से वेक्टर ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी दे रखी है तो इसमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एक तो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, एट द सेम टाइम आगे भी जा रहा है, तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा इसे। तो यू को दो पार्ट में कैसे ब्रेक करें? इधर आएगा यू cos थीटा और इधर ये यू cos थीटा क्या कर रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है? आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है। और यू sin थीटा ऊपर लेके जाने में हेल्प कर रहा है। याद रहेगी बेटे ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोस डाल के लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, या अगर नोट्स ही लेके आए तो उसमें एडिट कर लिया करो छोटी छोटी बातें। ये यू cos थीटा हमें आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है और यू sin थीटा ऊपर ले जाने में। चलो ये तो बात ठीक थी। अब दूसरी बात, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है, वाई में या फिर एक्स में? इस डायरेक्शन में लगती है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करूं तो ध्यान से सोच के बताना जो चीजें पूछने वाला हूं। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस में? एक घूसा लगेगा गलत बोले तो, कितनी दिख रही है एक्स एक्सिस में? इधर की डायरेक्शन में कितनी है? यू cos थीटा। वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कितनी है? बढ़िया। स्टार्टिंग में कितनी एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में? पहले इधर की डायरेक्शन में कितनी होती है एक्सेलरेशन? या तो ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी मतलब माइनस जी। और एक्स एक्सिस में कितनी एक्सेलरेशन है? कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है बेटे। और एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है, या मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन। इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। इसका मतलब है आज के बाद अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बताओगे? इस पॉइंट पे बताना वेलोसिटी कितनी होगी। यहां स्टार्टिंग में कितनी है? यू cos थीटा, अभी भी पता कितनी रहेगी? और यहां पे कितनी होती? टॉप पे भी अगर हम देखेंगे तो यू cos थीटा, ऑलवेज यू cos थीटा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये समझ आ रही है बात कि ये वाला जो कंपोनेंट है इट नेवर चेंजेस। रीजन क्या है? एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर मान लो मैं हवा भी चला देता इसी साइड तब शायद आ जाता। हवा मतलब कोई और भी फोर्स लग रहा है तब शायद कुछ होता, बट ऐसी सिचुएशन तो है ही नहीं अभी अपने पास। कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, तो ध्यान रखना दिस कंपोनेंट नेवर चेंजेस, हमेशा क्या रहता है? यू cos थीटा। क्लियर है बेटे यहां तक? अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस में टॉप पे वेलोसिटी बताओ, क्यों भाई जीरो क्यों? एग्जैक्टली मैं इस पेन को अगर ऊपर फेंकूंगा टॉप पे जाके तुम्हें लग रहा रुक जाएगा, किस वजह से? कौन है जो इसको कॉन्स्टेंटली नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? ग्रेविटी। ये तो बेचारा इधर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। हमेशा ग्रेविटी चाहेगी कि मेरी ही डायरेक्शन में आ जाए घूम फिर के। दैट इज वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी?
0। लेट अस से ये फाइनल हाइट जो मैक्सिमम हाइट को h नाम दे देते हैं और ये डिस्टेंस को नाम दे देते हैं r। तो बताओ जरा कौन सी इक्वेशन लगाएं? यहां पे डिस्टेंस है r, यहां पे डिस्टेंस है h। कौन सी इक्वेशन लगाएं y एक्सिस में? पहले 3 इक्वेशंस अवेलेबल है ना अपने पास, ये लगाएं v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या पता टाइम ही निकल जाए, रुक तो जाओ। v की जगह फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u की प्लेस पे ये कोस वाला कौन? y में है अभी हम, और a की प्लेस पे gt को इधर ले आते हैं तो t आ जाएगा u sin थीटा डिवाइड बाय g। बट दिस इज नॉट द टाइम वी आर लुकिंग फॉर। ये तो हाफ टाइम है ना, यहां से यहां तक का पूरा निकालना हो तो ये हमारे पास है आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का आ जाएगा कैपिटल T विच इज 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तुम लोग ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। देखो 2, ये यू साइन थीटा कौन सी वेलोसिटी है बेटे? ये तो वाई एक्सिस वाली। क्यों ना इसे ऐसे याद रख लें ताकि मैं जो आगे प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं वो और भी सॉल्व हो जाए अच्छे से। समझ आ रहा है? और ये जी क्या था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। समझ आ रहा है? वैसे तो तुम लोग ये भी याद रख सकते हो, बट इससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स कराऊंगा वो और ज्यादा इजी हो जाएंगी इससे। समझ आया बेटे सभी को? हमने क्या किया है, एक्स वाई एक्सिस में पूरे के पूरे डेरिवेशन को ब्रेक किया। पहले वाई एक्सिस वाला लेके चल रहे हैं, देखते हैं वाई एक्सिस से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं, फिर एक्स एक्सिस में आ जाएंगे। समझ आया? ये अब नेक्स्ट हमारा टास्क है, हमने टाइम तो निकाल लिया, अब हमारा टास्क है एच को निकालना। कैसे निकालें? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इससे निकल जाएगा? तुम्हें लगता थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, टी स्क्वायर है उसमें, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मुश्किल, मैं ये कह रहा हूं निकल सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? थर्ड यूज करें, वी स्क्वायर माइनस 2as। जरा बताओ v की जगह 0, u की प्लेस पे u साइन थीटा, a की प्लेस पे माइनस g, s की प्लेस पे h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दैट इज द फॉर्मूला। इसका नाम पता क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। याद रहेगा बेटा? माइनस से माइनस कटेगा तो कंफ्यूजन? ठीक है, फिर से इसको याद रखने का तरीका ये भी हो सकता था। फिर से ये u साइन थीटा क्या है? ये तो y की वेलोसिटी है, और ये g क्या है? ये तो y वाली एक्सेलरेशन है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, u y स्क्वायर बाय 2a। बेटे ये जो मैं y वगैरह x की टर्म्स में लिखवा रहा हूं ना, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो ये फॉर्मूलाज काम में आएंगे, और अगर हमें डायरेक्ट ऐसा ही प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया तो फिर ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है? वैसे इसका नाम याद है किसी को? इसे बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। याद रखना, ग्राउंड टू ग्राउंड है और एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, ध्यान रखेंगे इसको। कंफ्यूजन है यहां तक कुछ? ठीक है। इसके बाद अगर हम रेंज निकालना चाहें तो फिर वो कैसे निकलेगी? रेंज किस डायरेक्शन में? देखना जरा, ये तो एक्स की तरफ है, निकालते हैं रेंज। कौन सी इक्वेशन बची लगाने के लिए? सेकंड लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की प्लेस पे r, u की प्लेस पे x एक्सिस में कितनी है? u cos थीटा। t की प्लेस पे, अब जरा सोच के बताना, स्मॉल t लिखूं या कैपिटल? कितने टाइम में रेंज कवर होगी? ये तो टोटल में होगी, विच इज 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या लिखूं? क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो 0। कंफ्यूजन बेटे यहां तक? अब मैं इसको लिख सकता हूं, रेंज का फॉर्मूला जो बन गया है, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा या फिर
कुछ इस तरीके से 2u साइन थीटा u cos थीटा डिवाइड बाय g। जरा बताना इसको कैसे लिख सकते हैं उस फॉर्म में जो अभी तक हम लिख रहे थे इतनी देर से। 2 ये क्या है u साइन थीटा, ये तो u y है, y वाली वेलोसिटी, और ये क्या है u cos थीटा। साइन थीटा है u y और cos थीटा है u x डिवाइड बाय a y। कंफ्यूजन ऐसा कुछ आ जाए, y डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन आ जाएगी डिवाइड में, है ये रेंज है बेटे, हॉरिजॉन्टल। किसी को कुछ कंफ्यूजन बेटे? अब जो बातें बताने वाला हूं और भी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले वेलोसिटी एट एनी टाइम t बताओ, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या बताओ? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। कितनी डायरेक्शंस अवेलेबल है अपने पास? दो, तो दो डायरेक्शन की वेलोसिटी निकलेगी। vx बताओ और vy बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन से? v इक्वल टू u प्लस ए टी। मुझे ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी पे एक्स एक्सिस में? इनिशियली थी u cos थीटा, तो फाइनल कितनी होगी? ये तो चेंज नहीं होती कभी, तो कितना आएगा? ये तो सेम ही रही। इधर बताओ uy में v इक्वल टू u प्लस ए टी, स्टार्टिंग में कितनी थी? u साइन थीटा प्लस ए टी, वहां तो a जीरो था यानी जीरो, माइनस जी, खत्म हो गया। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटे? अब ये भी बताया था, ये है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो x को कैसे शो करें? आई कैप से। और ये y की वेलोसिटी तो कैसे शो करें? साथ में बस j कैप लगा दो, तो हमें आज के बाद देखते ही पता लग जाएगा ये वेलोसिटी पक्का x की होगी और वो y की होगी। दोनों को मिला देंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, किसी भी टाइम t पे। समझ आ रहा है बेटे? ध्यान रखो, अगर हमसे पूछ लिया गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टाइम ना आता हो, इक्वेशन या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ, ये पाथ नहीं होता प्रोजेक्ट, कैसे पाथ पे जा रहा है वो पार्टिकल? पैराबोलिक पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के लिए सेम काम करेंगे, बस यहां लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस में बताओ x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो हाफ ए टी स्क्वायर वाला फैक्टर कितना हो जाएगा? जीरो, लेकिन यू टी तो आएगा ना। और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा t। y एक्सिस में लिखो y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? लेकिन मैंने तो बोला था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम ना आता हो, यहां तो आ गया, टाइम नहीं आना चाहिए। तो बताया था मैंने कि यहां से अगर टाइम की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x डिवाइड बाय, ये टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तुम लोगों का काम है ये करना। समझ आ रही? मैं यही छोड़ दूंगा इसको। क्लियर हुआ? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस डेरिवेशन में तो पूछ लो, ठीक है। जरा इस डायग्राम पे वापस आए, ये वाले पे। अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे वेलोसिटी बताओ, कैसे बताएंगे? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे अगर वेलोसिटी u है तो यहां पे पक्का कुछ वेलोसिटी होगी v, है ना। स्टार्टिंग में एंगल बन रहा है थीटा, तो क्या तुम बोल सकते हो ये एंगल भी थीटा? सही होगा या गलत होगा ये कहना? सोच लिया करो बोलने से पहले। हाँ बेटे, मैंने तो रिजल्टेंट बनाई है, एक्स वाला कंपोनेंट नहीं बनाया ना। हर जगह पे अलग अलग होगी वेलोसिटी, क्योंकि वाई की तो चेंज हो रही है ना। जरा मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा? नहीं, अबे वेलोसिटी अलग अलग है। ऐसे कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी बोल दोगे तुम उसे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो तब होते हैं ना जब ये स्ट्रेट लाइन, इसी को ही मैंने आगे एक्सटेंड करा हो, ऐसा नहीं। सो दिस इज एंगल, लेट अस से
अल्फा। अब जरा ध्यान से सोच के बताना, यहां पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी u, जो हमने वेलोसिटी से फेंका है, यहां पे कोई भी बाद में वेलोसिटी है v, यहां एंगल बन रहा है थीटा, या एंगल बन रहा है अल्फा। ये v का यहां कितना आएगा, v cos अल्फा, और यहां कितना आएगा, बहुत बड़ी, बहुत अच्छे। जरा मुझे बताओ ये टॉप पे क्या होगा, फिर से कोई वेलोसिटी होगी v डैश, y में कितनी आएगी इसमें, टॉप पे जाके 0, लेकिन x में तो सेम ही रहता है। जरा इस डायग्राम से ध्यान से सोच के बताना, यहां पे हमें दिख तो रहा है v cos अल्फा, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं v cos अल्फा किसके इक्वल है, u cos थीटा के। क्यों भाई, बात तो सही है, क्योंकि कारण, क्योंकि x एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। समझा, देखने में हमें लगता रहा है v cos अल्फा एक न्यू ही चीज आगे, नहीं, ये v कुछ अलग होगा, ये cos अल्फा कुछ अलग होगा, इस तरीके से अलग होगा सच दैट इनकी मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल आ जाए। अगर स्टार्टिंग में ये 5 है, बाद में भी 5 रहेगा, यहां पे भी ये 5 ही है, x कंपोनेंट इज ऑलवेज सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा। और अगर मैं ये वाला पार्ट पूछता तो ये किसके इक्वल आता, क्या ये u sin थीटा के इक्वल आता, नहीं, y का तो होता है चेंज। तो अभी हमने निकाली थी बेटे साइन y वाली वेलोसिटी, देखना y की वेलोसिटी एट एनी टाइम t कितनी होती है, u sin थीटा माइनस gt, यही लिख रहा हूं। वैसे सेकंड वाली इक्वेशन जो उतनी ज्यादा अपने काम की नहीं है, बट फर्स्ट वाली बहुत काम की है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज सेम। जो नेक्स्ट मैं प्रोजेक्टाइल कराने वाला हूं ना, उसमें सिर्फ हिंट देके छोड़ूंगा, वो खुद से करोगे। ये जो मैंने लिखवाए हुए ना u y a y, इसमें खुद इंसर्ट कर लेना वैल्यूज। यहां तक कुछ कंफ्यूजन सभी को क्लियर है। मान लो हमारे पास कभी आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो देखो अगर कभी भी एक बिल्डिंग से कुछ इस तरीके से फेंका एक पार्टिकल u, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को फोर्स किया जाएगा ग्रेविटी के थ्रू कि नीचे जाए। ये हाइट दे रखी है इस बार h, तो बताओ x एक्सिस और y एक्सिस का डेटा, तो खत्म हो जाएगा अपना क्वेश्चन। x एक्सिस में बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी, सोच लेना आराम से, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, आराम से एक बार डायग्राम देख लो और मत मजबूर करना कि वहां आके तुम्हें आंसर बताऊं। स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी दिख रही है एक्स एक्सिस की तरफ, यहां है ना स्टार्टिंग में पार्टिकल, इधर कितनी वेलोसिटी दिख रही है u, y में कितनी दिख रही है, कुछ भी नहीं, 0। डिस्टेंस x में कितना कवर करना है, r, और y में कितना कवर करना है, नहीं, माइनस h, क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव। एक्सेलरेशन बताओ x में कितनी होती है, हमेशा की तरह 0, y में कितनी होती है, माइनस g, ऑलवेज माइनस ग्रेविटी। वी आर ऑलमोस्ट डन। देखना जरा, अगर मैं इसमें सॉल्व करना चाह रहा हूं तो हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, यहां पे भी इक्वेशंस यूज कर लेना भाई, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां पे भी और यहां पे भी, या फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे भी लगा लेना, यहां पे भी, ठीक है। एक करके दिखा रहा हूं बस, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस वाले में बता दो y वाले डेटा से, s की प्लेस पे और y वाला डेटा माइनस h, u की प्लेस पे 0, हाफ, a की प्लेस पे t स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके t निकाल लेना, हो जाएगा। अगर यही सेम इक्वेशन x एक्सिस में लगा दो तो r भी निकल जाएगा। समझ आ रहा है? फिर से वेलोसिटी एट एनी टाइम t, बताना x एक्सिस में यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी, ध्यान से सोच के, प्लीज गलत मत बताना। यहां वेलोसिटी है u, यहां कितनी होगी, u ही होगी वो। और बता सकते हो यहां कितनी होगी, वही वाला फॉर्मूला लगाएं, ग्रेविटी v इक्वल टू यू प्लस एटी। y एक्सिस का लगाना बेटे, y एक्सिस में मैं देखना चाह रहा हूं कि कितनी वेलोसिटी हो जाएगी थोड़ी देर बाद।
स्टार्टिंग में कितनी थी? यू थी ओए वाई एक्सिस में स्टार्टिंग में कितनी थी? 0। ए की प्लेस पे माइनस जी यार आंसर। तो यहां पे कितनी वेलोसिटी डाउनवर्ड कितनी है? माइनस जी समझ आया? किसी भी पॉइंट पे देख लो, ये हमेशा सेम रहेगा, यहां आएगा माइनस जी। कंफ्यूजन? ऐसे इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी वगैरह भी निकाली जा सकती है, वो सब तुम लोगों का टास्क है। क्लियर है बेटे यहां तक? और भी बहुत सारे टाइप के इस पे बन सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ डायग्राम बनवाने वाला हूं उनके लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसमें ऐसा हॉरिजॉन्टली ना घेर के कुछ इस तरीके से घेरा होता तो, अगर ऐसे घेरा हुआ, अब क्या करोगे? कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। अब जब भी हमें पूरी फिजिक्स में, मैंने एक चीज तुम्हें रटवाई हुई है, पूरी फिजिक्स में कभी भी कोई वेक्टर दिखाई दे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसके अलावा कहीं भी दिखाई दे, ब्रेक कर दो। अगर ये u है तो यहां कितना आएगा और यहां कितना आ जाएगा, और ये लिखते ही बेटे खत्म हो गया हमारा काम। पता है अब तो क्या करना है, इस बार बताना डेटा क्या आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, याद रखना, सॉल्व खुद से करना आराम से बैठ के। एक्स एक्सिस में बताओ वेलोसिटी कितनी है, इधर की तरफ u cos थीटा, वाई एक्सिस में कितनी है, बढ़िया शाबाश, माइनस u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है एक्स एक्सिस में, ऑलवेज 0। वाई एक्सिस में माइनस जी। डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस में, क्या होता है जो इधर कवर करते हैं, रेंज। और यहां के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, माइनस एच। और क्या चाहिए हमें, बस इस डेटा से निकाल लेंगे सारा कुछ, वही लगाओ, वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो भी पूछा होगा निकाल लेंगे। समझा? अगर मैं तुमसे पूछूं ये इसकी ट्राजेक्टरी देखो, एक चीज सब में ही सेम है, यहां बता सकते हो वेलोसिटी कितनी होगी एक्स एक्सिस की, यू कोस थीटा ही, ऑलवेज सेम एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। और क्या इसका वेरिएशन बन सकता था अगर मैं बनाना चाहूं तो, तीसरा केस, इंक्लाइंड प्लेन से फेंक नहीं इंक्लाइंड प्लेन पे इसका वेरिएशन, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। एक तो मैंने ऐसे फेंक दिया, एक नीचे, एक ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है और मैं इस तरीके से किसी को फेंक दूं, किसी बॉल को फेंक दूं, तो सॉरी अगले पेज पे ही बनाता हूं। अगर मान लो ये एक बॉल है, इस तरीके से मैंने फेंका थीटा एंगल पे, तो कुछ ऐसे जाएगा। मैंने तुम्हें ना काफी बार बताया हुआ है इन इक्वेशंस के बारे में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बेटे मैंने ना लास्ट टाइम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराया था तो तुम्हें एक बात याद दिलाई थी, मेरे पास प्रूफ है क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं, देखो तो मैंने तो बताई थी। मैंने ये बताया था कि ये जो पहली दो इक्वेशन दिख रही है ना, दीज आर वेक्टर इक्वेशंस, बताई थी ऐसी बात। तुम सिर्फ वैल्यू पुट करो, अपने आप ये आंसर देगी तुम्हें। डज नॉट मैटर पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ साइन के साथ इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, बाकी ये संभाल लेगा अपने आप, है ना। और ये एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर मैं तुम लोगों से पूछता कि मैंने पार्टिकल को इस तरीके से फेंका है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इन वाई डायरेक्शन, एच क्यों भाई, ये तो ऊपर भी गया था, कैंसिल हो गया ना। लेकिन तुम्हें लगता है जितना ऊपर गया उतना ही, तो तुम एच ही पुट करोगे इसकी जगह। यू की प्लेस पे कितना पुट करोगे, दो ध्यान से सोच के, यू की प्लेस पे अगर ये यू है, ये यू कॉस थीटा और ये यू, बताना यू की प्लेस पे क्या लिखोगे, वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, यू साइन थीटा पुट कर दो, बढ़िया बात है। और एस की प्लेस पे एच पुट करोगे या माइनस एच, माइनस एच, शाबाश। ए की प्लेस पे माइनस जी, टी निकल जाएगा वहां से। कैलकुलेशन मुश्किल है और हमें करना भी नहीं है ऐसे सॉल्व, मैं तो जस्ट डेटा बता रहा हूं तुम्हें कैसे लिखना। तो बता सकते हो इसमें एक्स एक्सिस में क्या डेटा लिखूं और वाई में क्या लिखूं। एक्स एक्सिस में बताओ पहले, एक्सेलरेशन यू पर सबसे पहले वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। एक्स में कितनी दिख रही है, शाबाश, और वाई में पॉजिटिव में, शाबाश। इसके बाद
एक्सेलरेशन हमेशा की तरह 0, जहां देखोगे u cos थीटा दिखेगा, और y में बढ़िया, और डिस्टेंस x में रेंज होती है हमेशा, y में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो -h। हो गया, बस खत्म। इसके बाद तो इक्वेशंस लगानी है, समझ आया? तू कोई मलिका शरावत है क्या? तेरे को देखूंगा मैं, देख लेते बेटे। हो गया? अब ध्यान रखो एक बात को, एक बात जहन में अपने उतार लो कि ये जो दो इक्वेशंस है, दीज आर वेरी पावरफुल इक्वेशंस। वैसे हमें देखो यहां का अलग सॉल्व करो, फिर यहां का अलग सॉल्व, कुछ नहीं करना तुम्हें सिर्फ इस साइन कन्वेंशन के का यूज करके यहां वैल्यू डालनी, बाकी अपने आप संभाल लेगा। एक्स को अलग सॉल्व करते हैं और वाई को अलग सॉल्व करते हैं, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। समझ आ रही है? इसका ना एक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन भी होता है, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन पहले मैं सर्कुलर मोशन करा देता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद एंड में करेंगे वो चीज। पता तो लगे याद भी है तब तक या नहीं? पता लगे 20 मिनट में भूल गए सारी चीज। ये पक्का क्लियर है ना सबको? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना। चलो चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसमें एक्सेलरेशन की जगह क्या इन्वॉल्व हो रखा है? एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है। और सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होगा? इस बार अगर हमारे पास ये रहा पार्टिकल, आगे की तरफ वेलोसिटी, ये रही एक्सेलरेशन, तो ध्यान से सोचना एक बार, ये रहा थीटा। तो बताओ ए का यहां कितना आएगा? ए कॉस थीटा। क्या हेल्प करेगा? आगे जाने में, मतलब स्पीड बढ़ने में। और ये क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन चेंज करने में। तो ये आगे भी जाता रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये कैसे मोशन में आ जाएगा? धीरे धीरे सर्कुलर मोशन। समझ आया? पक्की बात है। इसका भी हमें एक स्पेशल केस करना है। सर्कुलर मोशन में हम एज्यूम करके चलेंगे कि सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है अगर हम सर्कल में घूम रहे हैं, हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो सर्कल के हर पॉइंट पर हमारी स्पीड कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। तुम्हें पता है स्पीड तो कांस्टेंट है एक सर्कल में, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? कैसे? डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि अब ध्यान से सोच के बताओ, ये रही स्पीड, अंदर की तरफ लग रही है अगर एक्सेलरेशन, तो जाना तो चाहिए था कर्व्ड पाथ में, है ना? ये ए क्या कराएगा? डायरेक्शन चेंज कराएगा। इसको बोलते हैं, पता क्या? इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, दिस टाइम एक्सेलरेशन। बस इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स भी आ सकता था। पक्का समझ आ रही है ये बात? सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करोगे? किसी भी सर्कल को कैसे डिफाइन करोगे? बता सकते हो? अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि सर्कल क्या शेप होती है, कैसे बताओगे? इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। ऐसा हाथ पे बना के दिखा देना। सर्कल सर्कल ही नहीं होता सर। इनफाइनाइट लाइंस के जो नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन बताई थी। अगर कभी भी किसी को बताना हो कि सर्कल क्या होता है, तो क्या बताओगे एक लाइन में? कैसी शेप होती है? क्लोज तो है, उसके अलावा एक ऐसी शेप जिसका सेंटर से, या एक ऐसा मोशन जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया और मेरे साथ एक रस्सी को बांध दो, तो मैं मूव करने की अगर कोशिश करूंगा तो कैसे पाथ में जाऊंगा? मान लो फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो मैं चाहते ना चाहते सर्कुलर मोशन में ही जा पाऊंगा, अगर तुमने फिक्स्ड कर दिया। ठीक है? इससे पहले कि हम सर्कुलर मोशन पर वापस आए, बस इतनी बात ध्यान रखो कि हम बात कर रहे हैं मोशन वेयर a particle moves at a fixed distance from a fixed point. मैंने इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस कराई थी, वो डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज मुझे बताना, अगर मैं एक ये सर्कल बनाऊं,
और इसमें एक मैंने यहां बना ली रेडियस, एक मैंने यहां बना ली रेडियस। बताना इन दोनों में रेडियस में क्या फर्क है? सेम होती है। अब बताना दोनों में कुछ फर्क है? हाँ, इस बार फर्क है क्योंकि रेडियस रहे ही नहीं। ये क्या है? रेडियस वेक्टर। इसका मतलब है ये R1 है, ये R2 है, तो R1 इक्वल टू R2। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि इनका क्या अलग है? डायरेक्शन अलग है। अगर मैं तुमसे पूछता कि यहां पे वेलोसिटी है v1 और यहां पे वेलोसिटी है v2, ये v1 ये v2, तो v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? डायरेक्शन का फर्क है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये r मैग्नीट्यूड रेडियस और ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दिस इज फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं बोलूं r वेक्टर और v वेक्टर दिस चेंजेस। बेटे थोड़ा सा रह गया, जरा सीरियस हो जाओ। अगर किसी भी सर्कल में मैं तुमसे किसी एंगल के बारे में पूछ लूं तो ध्यान रखना, एंगल का फॉर्मूला याद है? अगर एक बहुत छोटा एंगल है तो याद रखना एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। याद रखना, मतलब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क एस मान लेते हैं डिवाइड बाय आर, या एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं एक सर्कल में मैं एक पॉइंट से चला घूम फिर के वहीं वापस, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल चले, 360। वो जीरो नहीं, याद है बताई गई थी ये बात। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछनी हो इन अ कंप्लीट सर्कल तो वो होती है जीरो। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, 360 डिग्री और 360 को कैसे लिखते हैं फिजिक्स में? 2 पाई रेडियंस। शाबाश, कंफ्यूजन है यहां तक? हम बात कर रहे हैं 1 रिवॉल्यूशन की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। कितनी तेज हम वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उस एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड बोलेंगे। बेटे ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं हमारे पास फिर से ये रहा सर्कल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। अगर ये रहा एक पार्टिकल स्टार्टिंग में और ये रहा बाद में, इनके बीच में कुछ एंगल कवर हुआ है लेटर से थीटा, तो कैसे डिफाइन किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को? पहली बात इसका सिंबल होता है ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ये। चलो बताओ, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिंपल वेलोसिटी का क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। मेन इशू आता है इसकी डायरेक्शन। ओमेगा हमारे पास आ गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे तो डी थीटा बाय डी टी। क्योंकि मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा है तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुम लोगों से क्या फर्क है दोनों में। ये बात है इंस्टेंट ऑफ टाइम की, बहुत छोटे टाइम गैप की, और ये बिटवीन एनी 2 टाइम्स। बढ़िया, शाबाश। लेकिन ये जब ओमेगा की हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें तब थोड़ा चीजें पेनफुल हो जाती हैं। अगर मान लो, चलो वापिस आ जाओ, अगर देखो ये ध्यान से, अब थोड़े से सीरियस होते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन पर अपनी फिंगर्स को रखें, सीखा होगा ये 10th में तुमने तरीका, स्टार्टिंग पोजीशन में रखा अपनी फिंगर्स को, बाद की तरफ घुमाओ तो थंब कहां है? आउटसाइड। ये है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की तरफ फिंगर को रखो, पहले थी वेलोसिटी यहां पे, फिर वेलोसिटी है यहां पे, इनकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमा दो, थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। बाय द वे हम आउटसाइड को ऐसे बनाते हैं। अगर मैं कभी भी सर्कल के साथ ऐसा बना दूंगा ना तो दिस इज द डायरेक्शन आउटसाइड, और इनसाइड को क्रॉस। याद रहेगा बेटे? और अगर मुझे एक्सेलरेशन डिफाइन करनी होती तो
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो हो जाएगा अल्फा से डिनोट करेंगे, ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। फिर से दो फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और दूसरा है डी ओमेगा बाय डी टी। बेटे जितनी डेफिनेशंस लिख रहा हूं इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि जो मेन सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट होगा 15 मिनट का वो टॉपिक है सिर्फ, उसमें इन सबका यूज आ जाएगा। ठीक है, समझ आई यहां तक? अगर मान लो हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछते, वो कैसे निकालते? एंगुलर वेलोसिटी की तो सीख ली, एंगुलर एक्सेलरेशन की द आंसर इज एग्जैक्ट सेम। स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां था, बाद में यहां पहुंच गया, थंब कहां रहा अभी भी? सेम डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना बेटे इस चीज को। मैंने ना वैसे ऐसा कुछ करके दिखाया था लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था ना ये टॉपिक, तो मैंने ऐसा डायग्राम बनवाया था। अगर एक बार पार्टिकल यहां पे है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां पे है, बाद में यहां पे, ये V1 V2 और ये हमारे पास एक सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, ये R1 ये R2। ध्यान से समझना बेटे, बताना जरा, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो और मुझे बताओ ओमेगा कहां होगा, ऊपर या नीचे? थर्ड डायमेंशन में होता हो। अगर ये रहा सर्कल और ऐसे घूम रहा पार्टिकल ऐसे, तो ऐसे अपनी फिंगर को घुमा दो तो अपवर्ड डायरेक्शन। यहां क्या होगा, ओमेगा या फिर अल्फा? सोचना, ओमेगा होगा या अल्फा होगा? अभी अभी बताया बेटे, दोनों ही यही होंगे, है ना? इस डायरेक्शन तो सेम ही निकालते हैं। अच्छा एक और बात, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, स्टार्टिंग यहीं से करा लेक्चर, अगर स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप का केस है, और अगर मैं सेम क्वेश्चन बनाता लेकिन अल्फा नीचे तो रिटार्डेशन का केस है बेटे। वो बस इसको नीचे कर देते हैं, तो ये है रिटार्डेशन का। समझ आ रहे हैं यहां तक? अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो एक एक्सेलरेशन इधर है ए सी और एक एक्सेलरेशन इधर है ए टी, फिर कैसे करें? अभी तक तो हम मान के चल रहे थे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, दो वेक्टर ही तो है, दो वेक्टर को जोड़ना तो आता है हमें। कैसे करते थे? नेट एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी हो तो रूट में पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा कितना हो जाएगा? 90 के कारण 0। दैट इज द फॉर्मूला। वैसे किसी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? अबे m हटा दो उसमें से, तो v स्क्वायर बाय, और ए टी का अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक तो वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो सकता है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब जो आज तक हम पढ़ते थे बेटे, dv बाय dt। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज चल रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, तो हम बता सकते हैं S इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अभी लिखा था, कहां है? ये लिखा, S इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम, क्योंकि मंडे से स्टार्ट करने वाले रोटेशन चैप्टर, ये फॉर्मूला पूछूंगा वहां पे। अगर मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर मैंने फॉर्मूला पूछा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो a इक्वल टू आर अल्फा। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ आ रही है बेटे? ध्यान रखो।
और ये जो हमारे पास तुम्हें ये भी दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी ये जो v है ये टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब होता है जो टेंजेंट के अलोंग है, और ए सी कहां लगता है? सेंटर की तरफ। तो ए टी सॉरी वी टी और ए सी में कितना एंगल होता है? वी टी यहां होता है, ए सी यहां होता है, दोनों में एंगल है 90। और जो आर है ना, मैंने इसका एक नाम भी बताया था, रेडियस नहीं होता बेटा, नहीं रेंज भी नहीं, पहले बताया था। नहीं, बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाँ, भूल गए क्या? भाई रिजल्टेंट कहां से आ गया इसमें? इसका नाम था अजीब सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भूल गए? बेटे 1990 का फर्क कहते हैं उसे। चलो, अब मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझाने का ना एक ही सिचुएशन है, बस उससे ही समझा पाऊंगा, विच इज प्रोजेक्टाइल, जो अभी अभी किया था। अगर मैं तुमसे पूछूं जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ इस पॉइंट, फिर से मैं तुम्हें बता देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है जिस भी पॉइंट पे तुम रेडियस देखना चाह रहे हो वहां एक सर्कल बना दो, कुछ तो रेडियस होएगी इसकी। अगर तुम यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाह रहे हो तो यहां सर्कल बना दो, कुछ तो रेडियस होगी इसकी, उसे ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिलहाल टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो बताना जरा इस टॉप पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय AC। सोचते हैं यहां कितनी वेलोसिटी होती है बेटे टॉप पॉइंट पे? u cos थीटा। याद आया कि ये तो कभी चेंज नहीं होती। और यहां कितनी एक्सेलरेशन होती है? फिलहाल के लिए g, ग्रेविटी। पुट कर दो और आंसर आ गया। u cos थीटा का स्क्वायर इज डिवाइड बाय g, लेट अस से r1। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछता तो ये रहा v, अभी मैंने बताया था ये एंगल होता है अल्फा, कोई भी रैंडम एंगल अल्फा, और यहां लग रही है ग्रेविटी। क्या करें? u का यहां कितना आएगा? काम ही नहीं है इसका। v cos अल्फा यहां आ जाता v sin अल्फा। अभी ये पढ़ लो, टेंजेंट वाली ही वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी तो यही चाहिए, और एक्सेलरेशन वो चाहिए, ग्रेविटी वो चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। ये तो नहीं है परपेंडिकुलर, क्या करें? नहीं ले पाए। याद रखो वेलोसिटी होनी चाहिए टेंजेंट के लॉन्ग जो कि दिख ही रही है, और एक्सेलरेशन होनी चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। कैसे निकालें? एक काम करते हैं ना, अगर मैं यहां एक लाइन लगा दूं और प्रूव कर दूं कि ये भी एंगल अल्फा है, कर सकते हो, आराम से बैठ के करते रहना अभी से। तो g का यहां कितना आ जाएगा? g cos अल्फा, और यहां कितना आ जाएगा? हमारे काम का कौन सा है? बस वो लिख देंगे r2 v स्क्वायर डिवाइड बाय g cos अल्फा। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें एक इक्वेशन लिखवाई थी ना कि ये जो v cos अल्फा है ये किसके इक्वल होता है बेटे? u cos थीटा। तो मैं v की वैल्यू को पुट कर सकता हूं उधर, है नहीं? v की वैल्यू कितनी आ गई? u cos थीटा डिवाइड बाय, ये वैल्यू इधर पुट हो सकती थी। समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन काफी है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बढ़े आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है, हमने अभी जाना कि एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। लेकिन वेट अ सेकंड, अगर हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें तो बताना जरा कितना एंगल होगा? एक चक्कर में कितना एंगल? 2 पाई। और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम होता है उसका नाम होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड। बेटे तुम लोग पक्का 6th के बाद 7th की थी टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। याद रखो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट से याद है किसी को? हर्ट्ज। ये भी याद रखना। अब जो हमारे पास ओमेगा है ना, इसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1 रिवॉल्यूशन की बात होगी तो। समझ आ रहा है? ध्यान रखो इस चीज को। इसके बाद हमने डिवाइड कर दिया है एक्सेलरेशन को 2 पार्ट में। एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वैसे मैंने तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बात,
अब मैंने भगा देना है यहां से, मैं पहले बता रहा हूं। अगर कभी भी हमारे पास ऐसे रैंडम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो थर्ड टाइम पूछ रहा हूं, ए का इधर ए कॉस थीटा और इधर की साइड साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा इसको चलाने में हेल्प करेगा, स्पीड अप में, और ए साइन थीटा ये जो टेंजेंट के अलोंग लगती है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल। ये u है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ए कॉस थीटा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या करता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? स्पीड अप करने में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। दूसरा इसमें रिस्पॉन्सिबल टू चेंज, रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डैश ऑफ वेलोसिटी। बताना जरा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है या फिर डायरेक्शन? डायरेक्शन, ये ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा यू का या इसकी डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसको या तो बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम स्पीड भी बोल सकते थे इसको। ए कॉस के साथ के लिखा हुआ है, हम्म, ए कॉस के साथ के लिखा कहां पे? यू, हुआ है, ए कॉस थीटा। अगर कभी भी यू टेंजेंशियल और ए टेंजेंशियल पैरेलल हो तो स्पीड अप, और अगर दोनों एंटी पैरेलल हो तो स्लो डाउन। ये एक चीज थी। कहां पे? ए साइन थीटा, कंपोनेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक तो हमारे पास होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरी होती है नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल में याद रखेंगे, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वी। ये है वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, याद रहेगा। ये क्या करता है बेटे? इट हेल्प्स या रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ यू। और तीसरी बात, किस डायरेक्शन में होता है ये? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये थी छोटी मोटी बातें इसके बारे में। चला ले इस पे थोड़ा हाथ, थोड़ा दिमाग भी चले उसके साथ, फिर कहेगा फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तुम जैसों की वजह से ही देश पीछे जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। आगे तेरे को बहुत पता है, स्पाई है क्या? चाइना से फंडिंग आ रही तेरे को? चलो अबे ये काटनी पड़ेंगी यार बातें, अब कमाल करते हो तुम। 1:26 बस ओए। पहले याद है किसी को कितना था? 1:19 दियो ये पेन। हो गया? 9 मिनट की मैं सही में 9 मिनट में तुमने दोबारा कट लगवा दिया वीडियो में, कमाल है। चलो नेक्स्ट, अपने पास काफी सारी सिचुएशंस हैं। एक चीज ध्यान रख लो, हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। बाय द वे बताना, ये फोर्स कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो मतलब पहले हमें कोई सर्कल ढूंढना होगा। जैसे हमें कोई सर्कल दिखा उसके सेंटर की तरफ ये फोर्स लगेगा। जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ हुए वो पॉजिटिव, पीछे वाले इज इक्वल टू mv² बाय r। चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मान लो
एक सेंटर में पॉइंट फिक्स्ड है और इससे मैं एक पत्थर को घुमा रहा हूं, जरा बना के दिखाना क्या बनेगा। बाय द वे हॉरिजॉन्टल सर्कल, ग्रेविटी का कोई काम नहीं। चलो बताओ, ऐसे घुमा रहे हैं हम एक पत्थर पे रस्सी बांध के, ऐसे नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं है इसमें, mg नहीं लगेगा, ठीक है। तो बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल तो है ही, खुद थोड़ी आता वो। कौन सा लगता है रस्सी में? टेंशन। और फोर्स बताओ? mg नहीं है बेटे, ऐसे घूम रहा है तो नीचे लगेगा mg, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मेरे हाथ पे सोचो कि मैं एक पार्टिकल को ऐसे घुमा रहा हूं, तो ग्रेविटी तो इधर लगेगी ना, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा ना। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूं ना, इसमें बताओ कितने फोर्स। सेंटर में एक सेंट्रीपिटल तो है, उसके अलावा तो कुछ ऐसा सोच के लग नहीं रहा। मैंने फ्रिक्शन तो बोला नहीं, तो इसका मतलब एक ही फोर्स है। तो यहां पे T इज इक्वल टू mv²/r, या फिर जो भी इसकी लेंथ दे रखी होती। सेकंड करो, अगर मान लो एक पार्टिकल है, उसको यहां से ड्रॉप किया है, यहां पहुंच गया, तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बार ऐसे है ये सिचुएशन, ग्रेविटी है इसमें, तो बताओ अगर यहां देखें तो क्या बनेगा? ऊपर टेंशन, नीचे mg इज इक्वल टू mv²/r। समझ आया बेटे? कि मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ये तो मैंने ही कर दिया, वैसे तुम लोग ये वाला करके दिखाओ। करना है इस सिचुएशन को। अब बताओ जरा, यहां कौन सा फोर्स है? टेंशन। यहां कौन सा फोर्स है? mg। क्या तुम लोगों को पक्का पता है कि mg नीचे ही लगता, ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना? तो इसका मतलब किसको ब्रेक करें, टेंशन को या mg को? सोचना, पहले सोच लेना आराम से, फिर बोलना, कोई जल्दी नहीं है। mg को ब्रेक करें या फिर टेंशन को? कारण, हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? हम सेंटर की तरफ इंटरेस्टेड है ना? तो अगर मैं टेंशन को ही ब्रेक कर दूंगा तो टेंशन तो गई सेंटर से, तो किसको ब्रेक करें? तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? कारण mg का यहां पे और यहां पे mg साइन थीटा किस चीज में हेल्प करेगा बेटे? mg साइन थीटा किस चीज में हेल्प करेगा? ये इसको नीचे ला रहा है, मतलब स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये mg cos थीटा, ये इसकी डायरेक्शन। समझ आ रहा? अंदर वाला फोर्स माइनस बाहर वाला फोर्स इज इक्वल टू mv²। हमेशा ध्यान रखनी है एक बात, कि हमें सर्कल ढूंढना होता है, तभी तो सेंट्रीपिटल लगाएंगे। सेंट्रीपिटल के दो फॉर्मूला होते हैं, एक ये है mv²/r और दूसरा होता है mω²r। कोई भी लगा सकते हैं। v दिया होगा तो पहला लगा दो, ओमेगा दिया होगा तो सेकंड वाला लगा दो। क्लियर हुआ? यस सर। अरे खोल लेना इसे, एक तो आगे बैठ जाते तुम लोग। हो गया यहां तक? नेक्स्ट सिचुएशन, कोनिकल पेंडुलम। अगर एक ऐसा पेंडुलम है जो कोन की तरह ऐसे मूव कर रहा है, बनाओ जरा जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं, एक बार खुद से करो, टेंशन mg। नोटबुक में बनाओ। यस सर। इसकी लेंथ एल दे रखी, ये एंगल है थीटा। बनाना एक बार खुद से। एक तो लगेगी टेंशन और mg, इसके अलावा बताओ। एक फोर्स है टेंशन, दूसरा फोर्स है mg, इसके अलावा फोर्सेस बताओ। दो ही लगेंगे। यस सर। किसको ब्रेक करें, mg को या टेंशन को? आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं है। फिर से mg को ब्रेक करें
मेरे को लग रहा है गलत बोल रहे हो। दोनों को करना पड़ेगा शायद नहीं। सर्कल कहाँ है? नीचे। ये है बेटे सर्कल। अगर मैं mg को ब्रेक करूंगा, mg ऐसे है, यहां लाइन पाओगे कभी mg को? अगर मैं टेंशन को ब्रेक कर दूं तो ध्यान से देखना, t का यहां कितना आएगा cos थीटा और यहां कितना आएगा। sin थीटा। अब सोच के बताना, जरूरत पड़ी mg को ब्रेक करने की? No, sir. ये cos थीटा किसको संभालेगा? mg को। इनको बैलेंस करना पड़ेगा। t cos थीटा ज्यादा हुआ ऊपर भाग जाएगा पार्टिकल, mg ज्यादा हुआ तो नीचे भाग जाए, बराबर रखना होगा। और ये t sin थीटा ये है वो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में। समझा? बस हो गया क्वेश्चन। t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल, और ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, बस मेरे को ये बताओ ये r क्या है? r तो मैंने रेडियस बोल दिया, ये बताना जरा ये r क्या होगी। हमें तो l गिवन है, तो r क्या लिखे? पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. अगर ये हमें पता है परपेंडिकुलर है r और ये हाइपोटेन्यूज है l, तो कौन सी रेशियो यूज करें? Sin थीटा। साइन थीटा यूज कर लें, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो r आ जाएगा l sin थीटा। जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो r की जगह पुट कर देना l sin थीटा और आंसर आ जाएगा। स्पीड तो हमने यहां पे दी हुई है बेटे, कांस्टेंट स्पीड है हमने दी हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं। मान लो एक बाउल है और यहां पे एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इसके बताना इस बार कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। डेथ वेल नहीं बेटे, ऐसी कौन सी देख ली तूने? पता है सिलेंडर जैसी होती है, वही नहीं, कटोरी है सिंपल, उसके अंदर बेब्लेड चला दिया फॉर एग्जांपल। तुम लोग तो बेब्लेड वाली जनरेशन नहीं हो, खेल हो क्या? चलो बताओ कौन से फोर्स लगेंगे? नॉर्मल। क्योंकि दो सरफेस चिपक गए इस बार, तो कौन सा फोर्स आ गया? और नॉर्मल कैसे लगता है बेटे? परपेंडिकुलर टू सरफेस। mg। और कौन सा लगेगा? mg। और वैसे तो फ्रिक्शन भी होना चाहिए, लेकिन उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस। तो ये दो ही बचे फिर तो, है ना। अगर ये n है और ये एंगल है थीटा, तो बताना किसको ब्रेक करें, mg को या n को? n को। क्योंकि सेंटर की तरफ आ जाए, तो n का इधर कितना आ गया? n cos थीटा, और ऊपर sin थीटा। ये n sin थीटा mg के इक्वल क्यों होना चाहिए? बैलेंस आउट करने के लिए। बैलेंस कर, वरना ये नीचे फिसल जाएगा, mg ज्यादा हुआ, n sin थीटा ज्यादा हुआ, ऊपर फिसल जाएगा, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। दूसरी चीज बताओ, एक तो ये हो गई n sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, और जो सेंटर की तरफ लगता है किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। बस इसको डिवाइड वगैरह करके सॉल्व किया जा सकता था, जो भी पूछा गया होगा। ज्यादातर इसमें स्पीड ही पूछी जाती है। कर लिया यहां तक? एक मैंने कराया था इन बैंकिंग ऑफ रोड। यस सर। मैंने बताया था कि हम रोड को ही टेढ़ा कर देते हैं, लोगों को तो सुधार नहीं पाएंगे। तो अगर हम रोड को टेढ़ा कर दें तो जो बहुत ज्यादा स्पीड पे आ रहा है कर्व्ड रास्ते में, जैसे पहाड़ों वाला रास्ता है, पहाड़ों वाले रास्ते में ऐसे फ्लैट सड़क नहीं होती, कभी भी ऐसे कर्व्ड होती है। तो अगर कर्व्ड होगी तो ये जो कर्व लेते हुए हमारी गाड़ी के दो टायर हवा में उठ जाते थे, उससे बच जाएंगे हम। यहां वेट ज्यादा हो जाएगा इधर की साइड, तो टायर हवा में नहीं उड़ेंगे। इससे बचने के लिए हमने ऐसा कुछ किया था। इसका मतलब अगर ऐसे कर्व्ड रोड है, मैंने सिर्फ कर्व पाथ दिखाया, रोड ऐसे है, तो ये तो सर्कुलर मोशन जैसे ही हो गया ना। इसका मतलब है ऐसे चल रहे होंगे हम। मैं क्लियर तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कर्व्ड मोशन आ गया, और कर्व में कौन सा आ जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां कहीं एक सर्कल बनेगा बेटे। अगर यहां पे है एक पार्टिकल, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, नीचे की डायरेक्शन में लगता है mg, और नीचे की डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो थोड़ा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी हमें। अगर ये थीटा है तो ये पता कितना होगा? थीटा। नहीं, 90 माइनस थीटा।
अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये पूरा 90 है तो ये बचेगा थीटा। तो ये एंगल है हमारे पास थीटा, और प्रूव करते रहना घर बैठ के, ये भी थीटा। जिस हिसाब से तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, यहां पे खुद ही लिख रहा हूं, सोचते रहना इसे बैठ के। एफ का यहां कितना आएगा? F cos theta. एफ कॉस थीटा। और नीचे की साइड Sin theta. एन का ऊपर कितना आएगा? एन कॉस थीटा, और इधर की साइड। And sin theta. अब मुझे बस इक्वेशंस लिखवा दो तो काम खत्म हो जाएगा अपना। बताना सेंटर की तरफ कौन कौन से हैं? दो. दो हैं। पहला F cos theta plus एफ कॉस थीटा और एन साइन। तो ये किसके बराबर होने चाहिए? B square by R. जो सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल के इक्वल, और ऊपर के फोर्सेस मस्ट बैलेंस नीचे के फोर्सेस। ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले। बेटे एक बात ना और ध्यान में रखना, क्या इसमें फ्रिक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है? इसके मैंने दो केसेस कराए थे, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड। अभी फिलहाल के लिए फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, मतलब गाड़ी कहां फिसल रही होगी? ऊपर की तरफ। तुम बहुत ही ज्यादा स्पीड में लेके आ रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी ऊपर फिसलने को होगी, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अगर स्लो ला रहे हो, स्लो भी नहीं ला सकते इन रोड पे, स्लो लाओगे फिर भी नीचे फिसल जाएगी। तो कुछ मिनिमम वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, कुछ मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है। इससे तो तुम मैक्सिमम निकाल लोगे। मिनिमम के लिए क्या करोगे? फ्रिक्शन को यहां से हटाओ और कहां लगा दो? ऊपर। तो फिर उसको दोबारा सॉल्व किया जा सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी नोटबुक में कराया था, कराई हुई है ये चीजें, तो उसको वहां से देख लेना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपने पास आता है इंक्लाइंड प्लेन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग बोर्ड मतलब क्लास एग्जाम के लिए भी वीडियो देखते हैं, तो मैंने सोचा एक कंप्लीट रिवीजन टाइप हो जाएगी अपनी, जिसमें हम इंक्लाइंड प्लेन वाले को लास्ट में ही रखते हैं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। देखो अगर मान लो ये है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ एक पार्टिकल को फेंका है कुछ इस डायरेक्शन में, लेट अस से ये रही वेलोसिटी, तो ऐसे कुछ पार्टिकल यहां चला जाएगा। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर मान लो ये है u वेलोसिटी और ये एंगल है हमारे पास अल्फा, तो ये हमारे पास है ग्रेविटी। तो ध्यान से समझना, इस बार देखना क्या होगा। इस बार हमारे पास ग्रेविटी को भी ब्रेक करना होगा। अगर ये एंगल है अपने पास थीटा और ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल अपने पास आ जाएगा। अगर हम यहां पे ग्रेविटी के दो कंपोनेंट करना चाहते हैं तो देखो सोचना पड़ेगा। u का तो इधर आ जाएगा u cos अल्फा, अभी समझाया था, यहां आ जाएगा u sin अल्फा। ग्रेविटी के लिए हमें एंगल को देखना होगा कि एंगल क्या होने वाला है यहां पे। तो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में मैंने ये चीज बताई हुई थी कि अगर मान लो ये एंगल है थीटा, यहां पड़ा है एक बॉक्स, ये लग रहा है mg, तो याद करो बताई हुई ये चीजें कि हमारे पास mg का इधर आ जाता है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो mg का cos थीटा, mg का sin थीटा। समझ आ रही है? जब मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा तब ये चीजें कराई होंगी, रिवीजन में सारी चीजें नहीं रिपीट करने वाला हूं। तो इधर आ जाएगा g, अगर ये हमारे पास थीटा, ये भी थीटा, तो g cos थीटा, यहां पे g sin थीटा। बाय द वे इसकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी करेक्ट बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से ना होके ऐसे आते आते एकदम ऐसे गिर जाएगा, है ना, ग्रेविटी ज्यादा ही डोमिनेट कर जाएगी इस पॉइंट पे। ये है हमारे पास कुछ मैक्सिमम हाइट, तो ये h मैक्सिमम। बाकी काम में कोई चेंज नहीं है भाई, बाकी सब कुछ वही है, बाकी एकदम एग्जैक्ट सेम वही है। जैसे हमें एक्स एक्सिस का डेटा लिखना है तो अपने पास आ जाएगा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास u cos अल्फा, और एक्सेलरेशन इस बार है लेकिन पीछे की डायरेक्शन में, तो -g sin थीटा। अगर हम y एक्सिस में देखें तो अपने पास आ जाएगा u sin अल्फा ऊपर की डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में है -g cos अल्फा, cos थीटा। अगर हम यहां पर डिस्टेंस देखें तो हमारे पास रेंज होता है, यहां का डिस्टेंस हमारे पास हाइट होता है, जिसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। बाय द वे इस बार अगर तुम देख पा रहे हो, पहला केस है जिसमें एक्सेलरेशन आ गई इधर, बट डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें फिर से वही इक्वेशंस लगानी है। यहां भी लगाओ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां भी लगाओ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेक्टर इक्वेशंस हैं यार, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। या फिर यहां लगा दो v इक्वल टू u प्लस at। v हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है, u की जगह पुट करोगे u sin अल्फा, a की जगह -gt, तो t आ जाएगा u sin अल्फा बाय g, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। जैसे अभी तक कर रहे थे बिल्कुल सेम। बाय द वे यहाँ पे g की जगह हमारे पास आना चाहिए
जी की जगह आना चाहिए जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कॉस थीटा। बाय द वे अभी मैंने बताया था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2uy/ay। टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे लिखा जा सकता, बताया था मैंने अभी। सिमिलरली अगर मैं इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो भी निकाला जा सकता है। तो ये अपने पास बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी का थर्ड इक्वेशन, v² - u² = 2as। हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन का डेटा, y की वेलोसिटी 0 फाइनल, यहां पे आ जाएगा u sin थीटा, u sin अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा ही है ना, हाँ अल्फा ही। तो अपने पास बन जाएगा 2g cos थीटा इंटू में h। हाइट भी आ जाएगी यहां से, मैंने वेलोसिटी बोल दिया गलती से, लेकिन मैं निकालना चाह रहा था हाइट। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, v = u + at से, वो भी निकाल देता हूं, डोंट वरी। h अपने पास आ जाएगा u² sin² अल्फा डिवाइड बाय g cos थीटा, which is again uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay। यही लिखवाया था अभी मैंने फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूलाज लिखवाए थे जब मैंने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था ना। देखो हाइट कहां गई, यहीं कहीं हाइट का फॉर्मूला होगा, ये रहा u²y/2ay। तो ay वाली मतलब y डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन हमने इसमें यूज की है, cos थीटा। देखो y डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन यूज की है। रेंज पे आ जाते हैं, फिर मैं वो भी निकाल के दिखाता हूं फाइनल वेलोसिटी। रेंज के लिए s = ut + ½ at² लगाएंगे, s की जगह हम लिखेंगे r, u की जगह x एक्सिस की वेलोसिटी विच इज u हमारे पास cos अल्फा, यहां u sin अल्फा चल रहा था। t की जगह हमारे पास 2, ये पूरा u sin अल्फा बाय g cos थीटा, माइनस में हाफ, इस बार है इसमें टर्म, एक्सेलरेशन है विच इज g sin थीटा, और t² मतलब इस पूरे का स्क्वायर 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा का स्क्वायर। अच्छी खासी खतरनाक सी रेंज आई है, बट डोंट वरी। फाइनल वेलोसिटी अगर x एक्सिस में देखें तो अपने पास आएगा u cos थीटा cos अल्फा माइनस में u cos थीटा माइनस में g sin अल्फा t। अगर y में वेलोसिटी लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा u sin थीटा माइनस, मेरे को यहां पे अल्फा लिखना चाहिए वैसे, और यहां पे थीटा लिखना चाहिए, तो ये बन जाएगा u sin अल्फा माइनस में g cos थीटा t। और फाइनल वेलोसिटी लिखी जा सकती है v वेक्टर इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप, वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो और भी ज्यादा भयानक सी हो जाएगी, बट एक बार बना सकते हैं। s इज इक्वल टू ut + ½ at², मतलब u cos अल्फा, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos अल्फा, t माइनस हाफ g sin अल्फा t²। और y एक्सिस में देखेंगे तो अपने पास बन जाएगा u sin अल्फा t माइनस हाफ g cos अल्फा t²। इन दोनों में से t को हटाना होगा विच इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, x और y को कुछ इस तरीके से, कुछ अजीब सी ही ट्रैजेक्टरी आएगी इस बार हमारे पास, समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से इनको इंडिविजुअली रख लेंगे, इसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं। x और y इन टर्म्स ऑफ हमें t दिया हुआ है समझ आ रहा है? सेम क्वेश्चन हम कर सकते थे, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हम कर सकते थे अगर मान लो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को गिरना है। अगर पार्टिकल को इस डायरेक्शन में गिरना है, ये u है, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो यहां लगती है ग्रेविटी, जिसका यहां आएगा g cos थीटा और यहां आएगा g sin थीटा। सेम डायरेक्शन में आएगा इस बार, और यहीं पे आएगा u cos अल्फा और यहां ऊपर के डायरेक्शन में आएगा u sin अल्फा। ठीक है, इस बार मैं डेटा लिख रहा हूं, बाकी तुम लोगों का काम है। x एक्सिस में देखेंगे और y एक्सिस में देखेंगे। x एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी है u cos अल्फा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है u sin अल्फा।
एक्सेलरेशन यहां पे सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और यहां पे फिर से उल्टी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस को तो हमेशा कम करना चाहेगा ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा g cos थीटा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो रेंज, यहां पे डिस्टेंस की बात करें तो अपने पास आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, एंड दैट्स इट। बाकी का काम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ये था इंक्लाइंड प्लेन की एक छोटी सी रिवीजन, इसके भी फॉर्मूलाज खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, और आई होप कि मैं बहुत सारी चीजें बता पाया हूं इसी एक सिंगल लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसमें, रिलेटिव मोशन का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। इसके अलावा मोशन इन अ प्लेन में मिलते हैं। आई होप कि बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।